गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल नैनो नोट्स में आप सबका स्वागत है। हमने कल देखा था शेरशाह सूरी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मुग़ल सम्राट अकबर के बारे में। ठीक है, तो अकबर के बारे में पढ़ते हैं, जिनका शासनकाल 1556 से 1506 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, इनके बारे में एक बार मैप में देखते हैं कि क्या है, कहाँ तक इनका साम्राज्य था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैप में जितना येलो वाला पोर्शन है ना, अफ़गानिस्तान का क्षेत्र लेके कांधार, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इधर गुजरात है, राजस्थान है, इधर सूरत है, दमन दीव है, फिर हल्का सा मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, ठीक है, बांग्लादेश का हल्का सा पोर्शन लेते हुए बिहार, नेपाल और पूरा जम्मू कश्मीर से होते हुए पूरा ये क्षेत्र था जितना येलो है, ये पूरा अकबर के अंतर्गत, अकबर का साम्राज्य यहाँ तक विस्तृत था। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑरेंज कलर का है, ये शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में था। ये जो पोर्शन है यहाँ पे शाहजहाँ और औरंगजेब का साम्राज्य था। आगे देखते हैं। ठीक, इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म जो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इनका जन्म का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में हुआ था। इनकी जन्मभूमि थी अमरकोट सिंध, जो कि पाकिस्तान में थी, है अभी भी। ठीक है, और मृत्यु तिथि है 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में, 63 वर्ष की उम्र में। मृत्यु का स्थान था फतेहपुर सीकरी, आगरा में। इनके माता थी मरियम मकानी और पिता हुमायूं थे। इनकी जो पत्नी थी वो मरियम उस जमानी हरखाबाई नाम था, और इनके संतान थे जहांगीर के अलावा इनके 5 पुत्र और 7 बेटियां थीं। ठीक है, उसके बाद इनकी उपाधि जो इन्होंने धारण की थी, जलालुद्दीन की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इनकी राज्य की सीमा उत्तर और मध्य भारत तक फैली हुई थी। शासनकाल 27 जनवरी 1556 से 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी तक माना जाता है। 49 वर्षों का शासनकाल था इनका भारत में। राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानपुर के पास गुरदासपुर में हुआ था। इनकी धार्मिक मान्यता थी, नया मजहब इन्होंने बनाया था, दीन ए इलाही, उसी को ये मानते थे। इनका जो युद्ध था पानीपत का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध, 2 महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो कि इनसे संबंधित हैं। सुधार परिवर्तन इन्होंने किया था, कई सारे किए थे, जो कि आगे हम विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। अभी शॉर्ट में देखते हैं कि इन्होंने जजिया हटा दिया था और राजपूतों से विवाह संबंध स्थापित किया था। इनकी जो राजधानी थी फतेहपुर सीकरी, आगरा में है। ठीक है, उसके बाद उत्तराधिकारी थे इनके पुत्र जो थे हुमायूं, पिता थे पूर्वाधिकारी, और उत्तराधिकारी जहांगीर थे। ठीक है, इनका राजघराना मुगल राजघराने से संबंध रखते थे। वंश था तैमूर वंश या चंगेज खां का वंश था। मकबरा सिकंदर का मकबरा सिकंदरा और आगरा में है। ठीक है, इनके बारे में आप देखते हैं, प्रारंभिक जीवन के बारे में देख लेते हैं पहले। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में तथा मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को आगरा में हुई थी। भारत का महानतम मुगल शासक थे ये, जिसमें मुगल शक्ति का भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में विस्तार किया था। अपने साम्राज्य की एकता बनाए रखने के लिए अकबर द्वारा ऐसी नीतियां अपनाई गई थीं जिनसे गैर मुसलमानों की राजभक्ति जीती जा सके, और भारत के इतिहास में आज अकबर का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसने अपने शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान किया था, सभी जाति वर्गों के लोगों को एक समान माना और उनसे अपने मित्रता के संबंध स्थापित किए। अकबर ने अपने शासनकाल में सारे भारत को एक साम्राज्य के अंतर्गत लाने का प्रयास किया था, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए थे। ठीक है, तो जब हुमायूं, अब आगे बता देते हैं, थोड़ी बहुत कहानी बताते हैं आपको। ठीक है, जब हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित हो जाता है तो कुछ समय के लिए वो निर्वासित जीवन बिताता है, और उसी निर्वासित जीवन के दौरान 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ हमीदा बानो बेगम, जो कि हुमायूं की पत्नी थी, से अकबर का जन्म होता है। ठीक है, 3 वर्ष की आयु में अकबर की भेंट
अपने पिता से फिर से होती है। जब वो पैदा होता है तो इनके पिता चले जाते हैं और 3 वर्ष का जब हो जाता है तो इनके पिता की अपने पिता से अकबर फिर से मिलता है। और जब जब कब मिलता है, जब हुमायूं ने कांधार और काबुल पर अधिकार कर लिया, तो वहीं पर उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। ठीक है, जो हुमायूं था वहीं पे इसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रख दिया उसने। अकबर को सबसे पहले औपचारिक रूप से गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया था। बाद में दिल्ली पर कब्जा करने के बाद जब हुमायूं ने उसे पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर दिया, तो उसके बाद उसने अपने सबसे विश्वास पात्र बैरम खां को उसका संरक्षक बना दिया था। हालांकि बाद में जब पंजाब में सिकंदर शेरशाह सूरी जो होता है, अकबर शेरशाह सूरी से लड़ रहा होता है पंजाब में, तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके जो पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर में हुमायूं की मृत्यु का समाचार प्राप्त होने पर उसके संरक्षक जो बैरम खां होते हैं, वो फरवरी 1556 ईस्वी में अकबर की 13 वर्ष की उम्र में वहीं पर ईंटों का सिंहासन बनाकर उसका राज्याभिषेक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली और आगरा में फिर से सूर्यवंशी आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू ने अधिकार कर लिया। तो हेमू कौन था, कि हेमू के बारे में आगे देखते हैं। ठीक है, पहले इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में देख लेंगे, फिर पानीपत का जब युद्ध आएगा तो हेमू के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, तो इनकी शिक्षा जो है, अकबर आजीवन निरक्षर रहे थे, इनकी कोई शिक्षा नहीं हुई थी। प्रथा के अनुसार 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन पर अकबर का अक्षरारंभ हुआ था और मुल्ला असामुद्दीन इब्राहिम को शिक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 1551 में ही बैरम खान ने इनका राज्याभिषेक कर दिया था और युवराज घोषित कर दिया था। इनके बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा कर लेते हैं, फिर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहले अकबर का जो शिक्षक था, जो अक्षरारंभ हुआ, जो उनके मान्यताओं के हिसाब से 4 महीने 4 दिन ऐसे होता था, तब थे कौन थे, असामुद्दीन इब्राहिम। लेकिन जब बाद में जो थोड़ा बहुत अकबर ने पढ़ाई की, उस समय जो उनके वास्तविक शिक्षक थे वो अब्दुल लतीफ़ ईरानी। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में हुआ था, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, बैरम खां के द्वारा। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की लड़ाई के बारे में बताएंगे हम आपको। बाद में हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पहले मुगल साम्राज्य में अकबर की दूध माता जो माहम अनगा थी, बैरम खां के विरुद्ध साजिश करती रहती थी। इसी वजह से बैरम खां को हज के लिए आदेश दिया गया, जहां 1561 में उसकी हत्या कर दी गई। जब जो बैरम खां था उसकी शक्ति बहुत बढ़ती जा रही थी। उसी बीच में अकबर बहुत छोटा सा 13 साल की उम्र का था। तो अकबर और बैरम खां बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाद में जो इसकी दूध माता होती हैं माहम अनगा, ये बार बार में ये अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाने के लिए साजिश करती रहती हैं। अंत में जाके कुछ दिन बाद जब बड़ा होता है अकबर, तो उसको एहसास हो जाता है, तो वो कहता है कि अब हम शासन संभाल देंगे, और बैरम खां को कहता है तुम हज के लिए चले जाओ। जब बैरम खां हज के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में ही उसको 1561 में उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई थी। कब हुई थी? 15 जून 1576 को लड़ा गया था। ठीक है, अकबर और राणा के बीच यह युद्ध महाभारत युद्ध की तरह विनाशकारी सिद्ध हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में न तो अकबर की जीत सका था और न राणा हारे थे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति बहुत अधिक थी, तो राणा के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने आखिरी समय तक अकबर से संधि की बात स्वीकार नहीं की और मान सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करते हुए लड़ाई लड़ते रहे। अकबर के सेनापति का नाम मान सिंह था। उस बीच लड़ाई लड़ रहे थे उसमें, जो कि उसका युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे अकबर की सेना का। गुजरात विजय के दौरान अकबर पुर्तगालियों से मिला और यहीं पे उसने पहली बार समुद्र देखा। उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरी कम करने के लिए दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। दीन-ए-इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। ठीक है, दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था?
बीरबल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अकबर के जैन धर्म के जौनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। राजस्व प्राप्त करने की जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में थी? अकबर के। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुस समद। सबने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। ठीक है। अकबर काल के जो समकालीन सूफी संत थे कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। अकबर को सिकंदराबाद के पास दफनाया गया था। ठीक है। अबुल फजल अकबर के दरबार के राजकवि थे। अकबर के दरबार में कौन था राजकवि? अबुल फजल। अकबर के दरबार में 9 रत्नों के नाम इस प्रकार थे, जो कि हमने आगे बताया भी है, उसको पढ़ेंगे। अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आयन अकबरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। अबुल फजल ने आयन अकबर और अकबरनामा की रचना की थी। संगीत सम्राट तानसेन की गणना भारत के महान गायकों, मुगल संगीत के संगीतकारों और बेहतरीन संगीतज्ञों में की जाती है। तानसेन का नाम अकबर के प्रमुख संगीतज्ञों की सूची में सर्वोपरि था। तानसेन दरबारी कलाकारों का मुखिया और सम्राट के 9 रत्नों में से एक था। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। ये हम आपको एक ओवरऑल व्यू दे रहे हैं, आगे अभी डिटेल में देखेंगे। ठीक है। 1602 में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला सरदार ने हत्या करवा दी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। नरहरि को महापात्र और बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे, क्या थे? इसने दास प्रथा हटा दी थी। कब? 1662 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति मिल गई थी। ठीक है, 1562 से। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 से। जजिया कर समाप्त किया था 1564 से। ठीक। फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी को आगरा से फतेहपुर ले जाना 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 में। मजहर की घोषणा 1589 में 79 में दीन इलाही की स्थापना 1582 में। आपको ये याद रखना है। ठीक है। दास प्रथा देख लीजिएगा। हरम दल से मुक्ति, तीर्थ यात्रा कर समाप्त, जजिया समाप्त कर दिया और फतेहपुर सीकरी किसने स्थापित किया? ये ईयर नहीं याद रखिएगा तो भी कोई चलेगा, चल जाएगा। ठीक है। इलाही संवत की शुरुआत किसने की थी? 1583 में अकबर ने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दिया था किसने? अकबर ने 1585 में। मैप में देखते हैं कि अकबर का शासनकाल कहाँ तक था। ऊपर हम देख चुके हैं पर यहाँ एक बार देख लेते हैं। 1605 में अकबर की मृत्यु के समय उसका साम्राज्य कैसा था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे है स्वात, पश्तूनी इलाका, डेरा गाजी खान, सबके नाम जो नंबर पड़े हैं वो है सब में यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी हिसाब से देखिएगा। यहाँ जो था अकबर का साम्राज्य विस्तृत था। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर ने कई सारे क्षेत्रों को जीत लिया था। उसने दक्षिण भारत में खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर, असीरगढ़ इन सारे क्षेत्रों को जीत रखा था। उसके बाद उत्तर भारत में उसने मालवा, चुनार, गोंडवाना, आमेर, मेड़ता, मेवाड़, रणथंभौर, कालंजर, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, गुजरात, बिहार और बंगाल, काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा और बलूचिस्तान और भी इसमें 1-2 हैं जो कि नहीं लिखे हैं।
ठीक है, तो लगभग लगभग पूरा भारत अकबर के कब्जे में था। ठीक है, आगे देखते हैं, कई सारे इसने सुधार किए। तो अकबर ने अपने राज्य में कई सुधार किए। मुगल कालीन शासन व्यवस्था में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। उसके समय में किए गए कुछ सुधार इस प्रकार हैं। युद्ध में बंदी बनाए गए व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों की को दास बनाने की परंपरा को तोड़ते हुए अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगा दी। ठीक है, युद्ध में जो बंदी बनाए गए व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को दास बनाने की परंपरा को तोड़ते हुए अकबर ने दास प्रथा पर 1562 में पूर्णतः रोक लगा ली। प्रारंभ में अकबर हरम दल के प्रभाव में था। इस दल के प्रमुख सदस्य धायमा अनगा, जीजी अनगा, अहमद खां, मुनअम खां, सिहाबुद्दीन अहमद खां थे। जब तक अकबर ने इस दल के प्रभाव में काम किया तब तक के पेटीकोट सरकार व पर्दा शासन भी कहा जाता है। पेटीकोट सरकार व पर्दा शासन का मतलब है कि इसमें मुख्यतः पेटीकोट सरकार शासन के अंतर्गत मुख्यतः उनके परिवार, रिश्तेदार, विश्वास पात्र लोग शामिल होते थे। इन वर्षों में अकबर के शीर्ष निर्णयों में इस समूह की विशेष भूमिका थी। इसमें महामनगा थी, जैसे कि बताया, उनका पुत्र अधम खां था। जिज्जी अनगा थी, दिल्ली का राज्यपाल सिहाबुद्दीन प्रमुख था। अधम खां व महामनगा की मृत्यु के बाद 1564 में ख्वाजा मुअज्जम को दिए गए मृत्युदंड ने इस गुट का प्रभाव शासन से पूर्णतः समाप्त कर दिया और पेटीकोट शासन के अंतर्गत जो मुगल सत्ता द्वारा मालवा व गोंडवाना का क्षेत्र जीत लिया गया। ठीक है, तो पेटीकोट शासन के बारे में पूछ सकते हैं, तो यही होगा कि पेटीकोट शासन के अंतर्गत उसके अकबर के जो रिश्तेदार व विश्वास पात्र लोग शामिल थे वो फैसले लेते थे। ठीक है, उनके अंतर्गत कार्य किया जाता था। अगस्त 1563 में अकबर के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर की वसूली को बंद करवा दिया गया। मार्च 1564 में अकबर ने जजिया कर, जो मुसलमान गैर मुस्लिम जन से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था, बंद करवा दिया। ठीक है, 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। 1583 में अकबर ने एक नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया। अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगा दिया, विधवा विवाह पर रोक लगा दिया, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 16 वर्ष और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की थी। ठीक है, इनके प्रशासन के बारे में ध्यान लेते हैं। ये है मुगल साम्राज्य का झंडा। सन 1560 में अकबर ने स्वयं सत्ता संभाल ली थी और अपने संरक्षक बैरम खां को निकालकर बाहर कर दिया था। जब अकबर के हाथों में सत्ता थी, लेकिन अनेक कठिनाइयां भी थी, जैसे शमसुद्दीन अतका खान की हत्या पर उभरा जन आक्रोश। ठीक है, उज्बेक विद्रोह, इसी समय कई सारी परेशानियां उभर रही थी। उज्बेकों ने विद्रोह कर दिया था। मिर्जा भाइयों का विद्रोह। ठीक है, किंतु अकबर ने बड़ी कुशलता से इन समस्याओं का हल निकाला और अपनी कल्पनाशीलता से उसने अपने सामंतों की संख्या बढ़ा ली। 1562 में आमेर के शासक से उसके समझौता हुआ और इस प्रकार राजपूत राजा भी उसकी तरफ आ गए। उसने ईरान से आने वालों को भी बड़ी सहायता दी। भारतीय मुसलमानों को भी अपने कुशल व्यवहार से अपनी ओर कर लिया। धार्मिक सहिष्णुता का उसने अनोखा परिचय दिया। हिंदू तीर्थ स्थानों पर लगाकर जजिया हटा लिया गया। ठीक है, पूरे राज्यवासियों को अनुभव हो गया कि वह एक परिवर्तित नीति अपनाने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त उसने जबरदस्ती युद्धबंदियों का धर्म बदलवाना भी बंद करवा दिया। मुद्रा के बारे में देखते हैं। अकबर ने अपने शासनकाल में कौन कौन सी मुद्राएं चलाई थी? तांबे, चांदी और सोने की मुद्राएं प्रचलित थीं। इन मुद्राओं के पृष्ठभाग में सुंदर इस्लामिक छपाई हुआ करती थी। अकबर ने अपने शासनकाल की मुद्राओं में कई बदलाव किए थे। उसने एक खुली टकसाल व्यवस्था की शुरुआत की, जिसने अंदर कोई भी व्यक्ति अगर टकसाल शुल्क देने में सक्षम था तो वह किसी दूसरी मुद्रा अथवा सोने से अकबर की मुद्रा को परिवर्तित कर सकता था। अकबर चाहता था कि उसके पूरे साम्राज्य में समान मुद्रा चले। ठीक है, अब बताते हैं आपको पानीपत के युद्ध के बारे में। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, पानीपत का युद्ध, भूल गए डालना। ठीक है, पानीपत का युद्ध। तो जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है उसके बाद दिल्ली और आगरा पर मोहम्मद आदिल शाह के प्रधानमंत्री
हेमू का अधिकार हो जाता है। ठीक है, हेमू 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था, उसमें से इसने एक भी हार का मुंह नहीं देखा था। इसमें आदिल शाह ने उसको विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान कर दी थी। नवंबर 1556 में अकबर और हेमू की सेनाओं के बीच पानीपत के मैदान में भीषण युद्ध होता है। इसी युद्ध को पानीपत की द्वितीय युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में हेमू जीत के करीब था, परंतु इसी समय एक तीर हेमू की आंख में लग गया, जिससे वह मूर्छित होकर हाथी के हौदे से गिर गया। उसके गिरते ही सेना में खलबली मच गई और हेमू की विजय पराजय में बदल गई। उसके पश्चात अकबर को दिल्ली व आगरा का शासक बना दिया गया। ठीक है, और पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? अप्रैल 1526 ईस्वी में। ठीक, तो उसके बाद आगरा शहर का नाम दिया गया अकबराबाद, जो साम्राज्य के सबसे बड़ा शहर था। शहर का मुख्य भाग यमुना नदी के पश्चिम तट पर बसा था। यहाँ बरसात के पानी की निकासी की अच्छी नालों से परिपूर्ण व्यवस्था थी। लोधी साम्राज्य द्वारा बनवाई गई गारे मिट्टी से बनी नगर की पुरानी चारदीवारी को तोड़कर 1565 ईस्वी में नई बलुआ पत्थर की दीवार बनवाई गई थी। लेकिन अंग्रेज इतिहासकार युगल ब्लेयर व ब्लूम के अनुसार इस लाल दीवार के कारण ही यहाँ इसका नाम लाल किला पड़ा है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अंग्रेजों ने क्या कहा है इसके बारे में, ये है, देखिएगा। धार्मिक नीति क्या थी अकबर की? ठीक है, तो धर्म के बारे में देखते हैं क्या मान्यता थी उसकी। अकबर प्रथम सम्राट था जिसके धार्मिक विचारों में क्रमिक विकास दिखाई पड़ता है। उसके इस विकास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। प्रथम काल 1556 से 75 तक। इस काल में अकबर इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था। ठीक है, पहले वो इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था, बाद में फिर वो जाके वो सबके सारे धर्मों को लेकर सहिष्णुता की नीति अपनाता है। तो पहले ये जो चरण था जिस समय वो कट्टर अनुयायी था, इस्लाम धर्म को मानता था, उसके चरण की बात कर रहे हैं। यहाँ उसने इस्लाम की उन्नति है तो अनेक मस्जिदों का निर्माण कराया। वहीं दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रोजे रखना, मुल्ला मौलवियों का आदर करना जैसे उसके मुख्य इस्लामिक कृत्य थे। द्वितीय काल था 1575 से 1582 ईस्वी तक। अकबर का यह काल धार्मिक दृष्टि से क्रांतिकारी काल था। 1575 में उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। उसने 1578 में इबादत खाने को धर्म संसद में बदल दिया। उसने शुक्रवार को मांस खाना छोड़ दिया। अगस्त सितंबर 1579 में मजहर की घोषणा कर अकबर धार्मिक मामलों में सर्वोच्च निर्णायक बन गया। ठीक है, उसके बाद मजहरनामा का प्रारूप शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था। उलेमाओं ने अकबर को इमाम आदिल घोषित कर विवादास्पद कानूनी मामलों पर आवश्यकता अनुसार निर्णय लेने का अधिकार दे दिया। तृतीय काल आता है 1582 से 1605 ईस्वी तक। ठीक, तो तृतीय काल में, इस काल में जो अकबर है वो पूर्ण रूपेण से दीन इलाही को अपना लेता है और इस्लाम धर्म में उसकी निष्ठा कम हो गई। हर रविवार की संध्या को इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के लोग एकत्रित होकर धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करते थे। इबादत खाने के प्रारंभिक दिनों में शेख पीर उलेमा ही यहाँ धार्मिक वार्ता हेतु उपस्थित होते थे, परंतु कालांतर में अन्य धर्मों के लोग जैसे ईसाई हैं, जरथुस्त्रवादी हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, फारसी, सूफी आदि को भी इबादत खाने में आने की इजाज़त हो गई और चर्चा करने की। ठीक है, तो चर्चा करने की इजाज़त मिल गई और इबादत खाने में होने वाले धार्मिक वाद विवादों में अबुल फजल की भूमिका जो थी वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। आगे देखते हैं। उसकी जजिया की समाप्ति हमने पढ़ लिया। उसकी सुलह कल की नीति क्या थी, देखते हैं क्या था। सुलह ए कुल। ठीक है, तो दीन इलाही नाम से अकबर ने 1582 में एक नया धर्म बनाया था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया था। इसमें प्रमुखता हिंदू और इस्लाम धर्म थे। इसके अलावा फारसी, जैन,
फारसी, जैन, ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया गया था। हालांकि इस धर्म के प्रचार के लिए उसने कुछ अधिक उद्योग नहीं किए थे, लेकिन अपने विश्वस्त लोगों को ही उसमें सम्मिलित किया था। कहा जाता है कि अकबर के अलावा केवल राजा बीरबल ही मृत्यु तक के अनुयायी थे। दबेस्तान ए मजहब के अनुसार अकबर के पश्चात केवल 19 लोगों ने ही इस धर्म को जो है अपनाया था। कालांतर में अकबर ने एक नए पंचांग की रचना की थी, जिसमें उसने एक ईश्वरीय संपत को आरंभ किया था, जो उसके ही राज्याभिषेक के दिन से प्रारंभ होता था। उसने तत्कालीन सिक्कों के पीछे अल्लाह हो अकबर लिखवाया था। ठीक है, तो अकबर का शाब्दिक अर्थ है महान, और अल्लाह हो अकबर शब्द के दो अर्थ हो सकते थे। अल्लाह महान है या अकबर ही अल्लाह है। दीन इलाही सही मायनों में धर्म ना होकर एक आचार संहिता के समान था। इसमें भोग, घमंड, निंदा करना या दोष लगाना वर्जित था। इन्हें पाप कहा जाता था। दया, विचारशीलता और संयम इसके आधार स्तंभ थे। ठीक है, दीन इलाही के बारे में बताया गया है। यह तर्क दिया गया है कि दीन इलाही एक नया धर्म होने के सिद्धांत गलत धारण का सिद्धांत होने एक नया धर्म होने का जो सिद्धांत है वो गलत है, जो कि बाद में ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा अबुल फजल के कार्यों के गलत अनुवाद के कारण यह भी स्वीकार किया जाता है कि सुलह ए कुल की जो नीति थी, जिसमें दीन इलाही का सार था, अकबर ने केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि सामान्य शाही प्रशासनिक नीति का सहानुभूति की नीति का आधार बनाया था। 1605 में अकबर की मौत के समय उसके मुस्लिम विषयों में असंतोष का कोई संकेत नहीं था, और अब्दुल हक जैसे एक धर्मशास्त्री की धारणा भी थी कि निकट संबंध बने रहें। ठीक है, तो अकबर के नौरत्नों के बारे में देख लेते हैं कौन कौन थे नौरत्न। अबुल फजल, ठीक है, फैज़ी हैं, इनके बारे में ज़रा सा दिया है, पढ़ लीजिएगा। और ज़्यादा इनके बारे में नहीं पूछा जाता, बट नौरत्नों के बारे में पूछ सकते हैं। मियाँ तानसेन है, राजा बीरबल थे, राजा टोडरमल थे, राजा मान सिंह थे, अब्दुल रहीम खान ए खाना थे। ठीक है, उसके बाद अब्दुल रहीम खान ए खाना के बाद है फ़कीर अजियो मुल्ला दो प्याजा। अकबर का कला और साहित्य में क्या योगदान था। 16वीं शताब्दी के मध्य में भारत में मुसव्वर खानों की हालत बिगड़ी हुई थी, चाहे कोई पुस्तकें हों। बंगाल, मांडू, गोलकोंडा के कलाकारों के हाथों चित्रित हुई थी। राजपूत दरबार में संस्कृत और हिंदी की कई पांडुलिपियाँ चित्रित हुई थी। जैन चित्र उसी तरह गुजरात हैं, राजस्थान में बन रहे थे। उसी समय बादशाह अकबर ने कलाकारों के लिए बहुत बड़ा स्थान तैयार करवाया था। कलाकार दूर दूर से आगरा आने लगे थे। भारत की राजधानी थी आगरा उस समय। ठीक है, इसी तरह से भारत के इस बहुत बड़े तस्वीर खाना में से जो पहली किताब तैयार हुई थी वो थी तोतीनामा। ठीक, अकबर की सरपरस्ती में जो बहुत बड़ा काम हुआ था वो था हमजनामा, या हजरत मोहम्मद के चाचा हमीर हमज़ा के जंगी कारनामों की दास्तां है, जो 14 जिल्दों में तरतीब की गई है। ठीक है, ज़रीन कलम का अर्थ है सुनहरी कलम। यह एक किताब थी जो अकबर बादशाह ने कैलोग्राफी के माहिर कलाकार मोहम्मद हुसैन अल कश्मीरी को दी गई थी। अंबरी कलम भी एक किताब थी जो अकबर ने अब्दुल रहीम को दी थी। महाभारत, रामायण, हरिवंश, योग, वशिष्ठ और अर्थवेद जैसे कई ग्रंथों का फारसी में भी अनुवाद बादशाह अकबर ने कराया था। रज़्मनामा महाभारत फारसी अनुवाद का नाम है। महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम है रज़्मनामा। ठीक है, अबुल फजल का वर्गीकरण किया गया है, इसमें देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था के बारे में देखते हैं। मुगल साम्राज्य के राजस्व को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, केंद्रीय अथवा शाही अथवा स्थानीय अथवा प्रांतीय। जो स्थानीय राजस्व स्पष्टता बिना किसी केंद्रीय सरकार के वित्त संबंधी अधिकारियों से पूछे ही वसूला तथा खर्च किया जाता था, या विभिन्न छोटे छोटे करों से प्राप्त किया जाता था, जो उत्पादन एवं उपभोग, व्यापार एवं धंधों, सामाजिक जीवन की विभिन्न घटनाओं तथा सबसे अधिक परिवहन पर लगाए जाते थे। स्थानीय जो राजस्व थे वो, और केंद्रीय राजस्व के जो प्रधान साधन थे वो कौन कौन से थे। भूमि राजस्व, चुंगी, टकसाल, उत्तराधिकार, लूट एवं हर्जाना, उपहार, एकाधिकार तथा प्रत्येक मनुष्य पर लगने वाला कर, जो कि पॉल टैक्स
कहा जाता था। इसमें पुराने जमाने की तरह राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन था भू राजस्व। ठीक, मुगलों के समय भू राजस्व उत्पादन का हिस्सा होता था। यह भूमि पर कर नहीं वरन उत्पादन और उपज पर कर होता था। उत्पादन और उपज पर होता था, भूमि पर नहीं लगता था। आईने अकबरी के अनुसार भू राजस्व राजा द्वारा दिए जाने वाले संरक्षण और न्याय व्यवस्था के भू राजस्व के लिए, ठीक है, न्याय व्यवस्था में भू राजस्व के लिए फारसी शब्द माल और माल वाजिब का प्रयोग किया जाता था। खराज शब्द की नियमित रूप से चर्चा नहीं मिलती है। ठीक, और जब्ती पद्धति में 5 चरण होते थे। इसमें देख लेते हैं पहले। 1563 में एतमत खां के अधीन संपूर्ण साम्राज्य का 18 परगनों में विभाजन हुआ था और प्रत्येक परगनों में एक करोड़ी नामक अधिकारी होता था। ठीक, 1564 में मुजफ्फर खां के अधीन दूसरा प्रयोग किया गया। 1568 में सिहाबुद्दीन के अधीन तीसरा प्रयोग किया गया। इसमें नमक प्रणाली पर बल दिया गया। 1571 में मुजफ्फर खां उसके अधीन अधिकारी के रूप में टोडरमल की नियुक्ति की गई। इस प्रयोग में भूमि माप पर बल दिया गया। ठीक है, गुजरात विजय के पश्चात जब 1573 में टोडरमल ने गुजरात में भूमि माप की पद्धति अपनाई, अकबर इस पद्धति से संतुष्ट हुआ और 1582 में टोडरमल की नियुक्ति दीवान आला के रूप में कर दी उसने। ठीक, तो कई प्रयोगों के बाद टोडरमल के द्वारा जब्ती या आईन दहसाला पद्धति को अपनाया गया, जो कि क्या थी, जो आईन दहसाला या जब्ती पद्धति थी उसमें 5 चरण थे। भूमि की माप की इकाई के रूप में पहले शेर शाह के द्वारा अपनाए गए गज सिकंदरी के बदले इलाही एक गज का प्रयोग किया गया। इलाही गज 33 इंच और 41 अंगुल का होता था। जब्ती व्यवस्था के क्या लाभ थे? भूमि की माप को कहीं भी जांचा जा सकता था। निर्धारित दस्तूरों के कारण पदाधिकारियों की मनमानी नहीं चल सकती थी। स्थायी दस्तूरों के निर्धारण के बाद भू राजस्व की अनिश्चितता और उतार चढ़ाव में कमी आई। इसकी सीमाएं क्या थीं? भूमि की उर्वरा समान न होने पर उसे लागू नहीं किया जा सकता था। उत्पादकता की अनिश्चितता का दंड केवल किसानों को भुगतान करना पड़ता था और किसानों के लिए हानिकारक था। ठीक है, यह एक महंगी प्रणाली थी क्योंकि इसमें माप करने वाले दल को पारिश्रमिक के रूप में प्रति बीघा 1 दाम की दर से जरीमाना देना पड़ता था। माप करते समय कर्मचारियों के द्वारा गड़बड़ी एवं धोखाधड़ी की समस्या भी बनी रहती थी। ठीक है, दूसरा क्या था? भूमि का वर्गीकरण। शेरशाह ने उत्पादकता के आधार पर भूमि का श्रेणीकरण किया था, किंतु अकबर ने उत्पादकता के बदले बारंबारता पर बल दिया। किंतु बारंबारता पर बल देते हुए भी उसने उत्पादकता के आधार को भी बनाए रखा। उत्पादकता बारंबारता के आधार पर जो थी भूमि कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की थी। पोलज, जो कि एक वर्ष में 2 फसलें होती थी, जिसमें प्रति जो 2 फसलों के बाद किन्हीं कारणों से 1 वर्ष के लिए भूमि खाली छोड़ दी जाती थी। चाचर, जिनमें 3 या 4 वर्षों के लिए होती थी, खाली छोड़ दी जाती थी भूमि। और बंजर, जिसमें 5 वर्षों तक खेती नहीं होती थी। ठीक है, उत्पादकता के आधार पर भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाता था, उत्तम, मध्यम और निम्न। ठीक है, भू राजस्व के निर्धारण के लिए एक दर तालिका बनाई गई थी। उस दर तालिका को रय के नाम से जाना जाता था। भू राजस्व के निर्धारण में निचले स्तर पर बीघा को और ऊंचे स्तर पर परगना को इकाई माना जाता था। निर्धारण के लिए संबंधित क्षेत्र में 10 वर्षों के उत्पादन का औसत निकाला जाता था। यह औसत 1571 के बीच के वर्षों को बनाया गया था। जब्ती व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण करते समय नाबाद क्षेत्र, जिसमें फसल ना हुई हो, को छोड़ दिया जाता था। अनाजों के नकद में परिवर्तन के लिए स्थानीय बाजार के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए साम्राज्य की दस्तूर में बांट दिया जाता था। साम्राज्य जो था उनको दस्तूरों में बांट दिया जाता था और प्रत्येक दस्तूर में अनाजों के मूल्यों का 10 वर्ष का अनुपात निकाला जाता था, औसत निकाला जाता था। नील, पान, हल्दी, पोस्त, नगली फसलों में अपवाद था। उनकी दरें कुछ अच्छे वर्षों की फसल को ध्यान में रखकर तय की जाती थी। ठीक है, भू राजस्व का संग्रह कैसे होता था? भू राजस्व के संग्रह के लिए सरकारी अधिकारियों को दस्तूर अल अमल। भू राजस्व की दर कुल उपज की 1/3 थी।
किंतु मोरलैंड और इरफान हबीब का मानना है कि भू राजस्व की दर उत्पादन का आधा या 3/4 थी। ठीक है। और कश्मीर में अकबर ने कुल उत्पादन के आधे भाग की वसूली का आदेश दिया था। IH कुरैशी का मानना है कि संभवतः भू राजस्व 1/3 ही लिया जाता था। इस तरह की बात ना होती तो किसानों का विद्रोह शाहजहां के समय ना होकर अकबर के समय हुआ होता। औरंगजेब ने स्पष्ट घोषणा की है कि भू राजस्व शरीयत के अनुसार कुल उत्पादन के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए। जब्ते या आईन दहसाला आगरा लाहौर और गुजरात में आईन दहसाला आगरा लाहौर गुजरात में लागू की गई थी। जब्ती प्रणाली के अतिरिक्त अन्य पद्धतियां भी प्रचलित थीं। उदाहरण के लिए बटाई या गल्ला बख्शी, निगारनामा ए मुंशी, ठीक है, के अनुसार फसल के बटाईदारों का बंटवारे का सर्वोत्तम जो प्रणाली कहा जाता था। इसके अनुसार अतिरिक्त नसक या कानकूत प्रणाली भी प्रचलित थी। कानकूत संभवतः व्यक्तियों पर न लगाकर व्यक्तियों के समूह पर लगाया जाता था, जैसे महालवाड़ी प्रथा थी उसी प्रकार से। ठीक है। कृषि उत्पादन एवं कृषि संबंध, इसमें बताया गया है कृषि साम्राज्य का विभाजन खालिसा, जागीर और सयूरगल या मदद ए मास में होता था। मदद ए मास की देखभाल सद्र उस शूद्र करता था। ठीक है। के अंतर्गत यह विभाग कार्य करता था। नगद सहायता को वजीफा कहा जाता था। ठीक है। इस प्रकार के अनुदान पाने वाले व्यक्ति का भूमि पर कोई अधिकार नहीं होता था। अकबर ने इस प्रकार के अनुदान पर 100 बीघा प्रति व्यक्ति की सीमा निर्धारित की थी। अकबर ने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए आधी खेती योग्य भूमि और आधी जुती या बंजर भूमि देने की प्रथा चलाई थी। अनुदान प्राप्तकर्ता को पूरे जीवन के लिए अनुदान प्राप्त होता था और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी अनुदान के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते थे। आमतौर पर उत्तराधिकारियों को अनुदान का एक अंश प्राप्त होता था। जहांगीर के द्वारा अकबर के दिए गए अनुदानों का नवीनीकरण किया गया, परंतु शाहजहां के द्वारा उसकी सीमा 30 बीघा और औरंगजेब के द्वारा उसकी सीमा 20 बीघा कर दी गई थी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के 30वें वर्ष में सारे अनुदानों को आनुवंशिक बना दिया था, किंतु उसने उन अनुदानों को एक प्रकार का ऋण माना ना कि संपत्ति। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार आप लोग। आगे देखते हैं, बस इसको डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है और ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो अब दिखाते हैं। किसान वर्ग के विभाजन का आधार केवल आर्थिक ही नहीं होता था। गांव के स्थायी निवासी उत्तर भारत में खुश्तकास्त, महाराष्ट्र में मिरासहार और दक्कन में थालकार कहा जाता था। अस्थायी निवासी को उत्तर भारत में पाही कास्त और महाराष्ट्र में ऊपरी कहा जाता था। ठीक है। खुद कास्त कौन होते थे? जिनकी भूमि, अपनी भूमि पे जो खेती करते थे उनको कहा जाता खुद कास्त। जो पाही कास्त, जिनके पास बैल और हल तो होते थे लेकिन वे दूसरे गांव में जाके खेती करते थे, उनको पाही कास्त कहा जाता था। और मुजारिन कौन से होते थे? जिनके पास हल बैल, जिनके पास जो बटाईदारों की तरह खेती करते थे और पराया इनाम की भूमि पर काम करते थे। ठीक है। तो सिंचाई और फसल के प्रकार कौन कौन से थे? सिंचाई के लिए पर्शियन व्हील का प्रयोग किया जाता था। कुएं से जल निकालने के लिए लीवर का प्रयोग किया जाता था। आईने अकबरी में 17 रबी और 26 खरीफ फसलों के बारे में बताया गया है। मुगल काल में कलम लगाने की प्रणाली विकसित हुई थी। मुगल काल में खरीफ फसल के साथ साथ रबी फसल का भी महत्वपूर्ण स्थान था। सभी मुगल शासकों में शाहजहां पुर्तगाली तंबाकू को भारत में लाए और सभी मुगल शासकों में शाहजहां ने 3 नहरें बनवाई थी। नहर फैज़ नहर थी, शाही नहर थी, 2 नहरें बनवाई थी। ठीक है। पुर्तगाली तंबाकू को भारत में लाए थे और महाराष्ट्र में तंबाकू की खेती शुरू हुई थी। 17वीं शताब्दी में ज्वार की खेती शुरू हुई। 18वीं शताब्दी में मक्का की खेती महाराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान में प्रारंभ हुई थी। ठीक है। 18वीं शताब्दी में आलू, मिर्च, टमाटर की खेती शुरू हुई। अमेरिका को तंबाकू, अनानास, काजू, खरबूजे का निर्यात होता था। लैटिन अमेरिका को मक्का का निर्यात होता था। ठीक है। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं, आप लोग सोच रहे हो क्यों बता रहे हैं, तो इसलिए बता रहे हैं, अगर आप लोग ये जानेंगे तो आप लोग भारत में अंग्रेजों के आक्रमण के उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि आप अंग्रेजों ने भारत के इसी राज्य में क्यों आक्रमण किया, मतलब आए, प्रवेश किया और वहाँ पे अपनी फैक्ट्रियाँ क्यों स्थापित करी, उनके पीछे क्या रीज़न था। क्योंकि वहाँ पे चीप लेबर था, वहाँ पे कच्चा माल था, वहाँ पे लॉ एस्क था, वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग विकसित थे। इस वजह से हम वहाँ पे बता रहे हैं आपको।
वरना इसमें यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके आगे की जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि नगदी फसल को जिस एक कामिल और जिन्स ए आला कहा जाता था। नगदी फसलों में सबसे अधिक खेती गन्ने की होती थी, फिर कपास, नील, अफीम, तंबाकू की खेती होती थी। पुर्तगालियों द्वारा अनानास, पपीता, काजू अमेरिका से लाए गए थे। काबुल से चेरी लाई गई थी और कलम लगाकर कश्मीर में इसकी खेती शुरू हुई थी। 1550 में कलम लगाने की पद्धति विकसित हुई थी और बयाना और सरखेज में नील की मांग सबसे अधिक थी। आगरा के निकट बयाना में उपजाया जाने वाला नील उत्तम कोटि का माना जाता था और उसका मूल्य भी ज़्यादा होता था। बिहार एवं मालवा में अच्छे प्रकार के अफीम की खेती होती थी। ठीक है, खनिजों के बारे में देखते हैं। एक मिनट, बहुत डार्क हो गया। ठीक है, तो खनिजों के बारे में देखते हैं। शोरा जो था वो अहमदाबाद, बड़ौदा, दिल्ली और आगरा में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पटना में बनता था। सोने की बात करते हैं। फिच महोदय ने बताया है कि बिहार की नदी की रेत से सोना निकलने की विधि के बारे में बताया है उन्होंने। तांबा जो है राजस्थान की खानों से निकलता था। अबुल फजल ने बताया है कि जो लोहा है वो बंगाल, इलाहाबाद, आगरा, बिहार, गुजरात, दिल्ली और कश्मीर में लोहा बनता था। कागज़ बनाने की जो परंपरा थी वो अहमदाबाद, दौलताबाद, सियालकोट, लाहौर और पटना में विकसित होती थी। तो अब यहीं पे हमारा आज अकबर के विषय में समाप्त होता है। अब हमारे मुग़ल साम्राज्य में 2 शासक और बचे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, शाहजहाँ और औरंगज़ेब, जिनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद जो छोटे मोटे शासक बचते हैं जैसे फ़र्रुखसियर हैं, अकबर द्वितीय हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम देखेंगे, लेकिन बस ज़रा सा, क्योंकि ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा एक बार पता होना चाहिए ओवरव्यू के लिए बस। बाकी हमें अब हमारे मुग़ल साम्राज्य में 2 शासक बचे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, औरंगज़ेब और शाहजहाँ। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाकी थैंक यू सो मच।